तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो कर ही लिया है। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज होती है ये हम समझते हैं। तो जैसे मान लो कि आपका कोई y है और वो फंक्शन ऑफ x है, किसी प्रकार का x का फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक, अलजेब्रिक, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, है ना। अब मान लो कि इस फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x के लिए हमने y और x के बीच में ग्राफ बनाया, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन किया था ना अभी अपन ने, तो उसी से हम समझेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो हमने यहाँ पे ऐसे मान लो x और y के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना, जो भी फंक्शन दिया उसके लिए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आया था बच्चों, ऐसे। जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ऐसे था, ऐसे, ठीक, इस तरीके का कुछ ग्राफ आया। तो यहाँ पे आप देखो तो कहीं कहीं पर आपको बहुत कम वैल्यूज मिली y की, कहीं कहीं आपको बहुत कम वैल्यूज मिल रही, और कहीं कहीं पर आपको y की बहुत ज्यादा वैल्यूज मिली, और कहीं कहीं पे बीच में कोई वैल्यूज मिल रही थी। मतलब ये लगातार ग्राफ चेंज हो रहा था, इस टाइप का फंक्शन है। तो कहीं कहीं पर आपको ऊपर की तरफ y की वैल्यू जाती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं कहीं नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दी, फिर नीचे ऊपर, इस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे भी y की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे y की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है या फिर मिनिमम हो रही है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम मैं बोल रहा हूं, जैसे इन दोनों y को कंपेयर करो आप, तो इन दोनों y में आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम है, ये कहाँ मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम से कम हुआ। तो बच्चों याद रखना, जो हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। इसका मतलब ये है कि अपने नाइबरहुड से अगर हम इसके आसपास का रीजन देखें, आसपास का रीजन देखें, तो देखो आसपास के रीजन में से ये सबसे कम वैल्यू है, इस पॉइंट पर y की सबसे कम वैल्यू है अपने नाइबरहुड में आसपास से अगर हम देखें तो इसकी सबसे कम वैल्यू है, किसकी बच्चों, y की। तो इसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। जब आसपास की वैल्यू से सबसे कम वैल्यू है y की तो वो लोकल मिनिमा हुआ, और जब आपने नाइबरहुड से, आसपास की वैल्यू से y की वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखो आसपास में, इसमें देखो y की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा है। हम पूरे ग्राफ को कंपेयर करके नहीं बोल रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा, सिर्फ नाइबरहुड को कंपेयर कर रहे हैं, उसके आसपास के रीजन को। तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको मैक्सिमा बोलेंगे, इसको भी मैक्सिमा बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे भी देखो ये भी y का एक मैक्सिमा है, क्योंकि इसके भी आसपास नेबरहुड का जो y का वैल्यू है नेबरहुड के मुकाबले वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ये भी एक लोकल मैक्सिमा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ग्राफ में दो मैक्सिमा है, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है ना। तो यहाँ पे दो, इस ग्राफ में दो मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं आपको और एक मिनिमा दिखाई दे रहा है। अब ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है y के, मैक्सिमा और मिनिमा, वो किसी x की वैल्यू पर है। जैसे ये वाला मैक्सिमा मान लो x1 वैल्यू पर है, ये वाला मिनिमा जो आया है वो आपका x2 वैल्यू पर है, और ये जो मैक्सिमा आया है ये आपका x3 वैल्यू पर है, ऐसा हम मान लेते हैं ना। ऑब्वियसली बात है, y की एक जो मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यूज हैं वो उनके करस्पॉन्डिंग कुछ x की वैल्यू रही है, x1 x2 x3। अब ये हमें पता नहीं है, अभी x1 x2 x3 हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है कि किस x1 x2 x3 पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो x1 x2 x3 की क्या वैल्यूज होंगी, यही हम निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, है ना। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब हमारे लिए क्या होता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब हम नाइबरहुड से कंपेयर करते हैं, पूरे ग्राफ को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अपने नाइबरहुड से अगर वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको मैक्सिमा बोलेंगे, और अपने नाइबरहुड से सबसे कम वैल्यू है तो हम उसको मिनिमा बोलेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक। अब ध्यान से देखो तो ये x1 और x2 और x3 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें अगर ध्यान से, तो आप देखो x1 पे, देखो x1 पर जब मैक्सिमा मिला आपको, पहला मैक्सिमा मिला, तब यहाँ पे स्लोप क्या है, एग्जैक्टली x1 पर। तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे ना तो देखो बच्चों ये जो टेंजेंट होगी ना ये कैसी जा रही है, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इसका स्लोप 0 है।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप तो बच्चों जीरो होता है ना। वैसे आप लोकल मिनिमा पे देखो, यहाँ पे स्लोप को देखो, अगर यहाँ पे आप स्लोप देखो इंस्टेंटेनियस स्लोप बिल्कुल x2 पर जहां पे आपको मिनिमा मिला है, वहां पे भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से आएगी, मतलब इस वाले के लिए भी स्लोप जीरो है। आप दूसरा मैक्सिमा देखो, वहां पे आप स्लोप बनाओ, टेंजेंट बनाओ, तो वो टेंजेंट फिर से पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, मतलब उसका स्लोप फिर से जीरो है। मतलब जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं किसी ग्राफ में, उन हर जगहों पर, उन सभी जगहों पर स्लोप क्या हो जाता है, जीरो। मतलब dy बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है बच्चों, जीरो। इसका मतलब अगर अब आप उल्टा सोचो कि अगर मैं dy बाई डी एक्स को जीरो कर दूं और स्लोप जीरो कर दूं, तो स्लोप जीरो वही होगा जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग the position of मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। पहले ही मैं बता चुका हूं, मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैक्सिमा एंड फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें क्या करना चाहिए कि, क्योंकि हमें ग्राफ में समझ में आ गया, हम उल्टा चलते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा किसी भी ग्राफ में कहीं पर भी मिलेगा, वहां पे स्लोप जीरो होना है, ये हमें समझ में आता है। और स्लोप जीरो होने का मतलब जो इसका इंस्टेंटेनियस रेट है dy बाई डी एक्स, वो जीरो होगा। यानी कि अगर हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, यानी कि हम अगर डिफरेंशिएशन करें फंक्शन ऑफ x का और इसको इक्वेट टू जीरो कर दें, तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाने चाहिए जिन पोजीशंस पर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमा या मिनिमा। तो आप जब dy बाई डी एक्स सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग this equation, we get x is equals to x1, x2, x3। और अगर और भी मैक्सिमा मिनिमा होते तो वो भी मिल जाते, ठीक। यानी कि हमें मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन निकालने के लिए कि वो किस x की वैल्यू पर मैक्सिमा मिनिमा है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पर स्लोप जीरो होता है, इसलिए स्लोप जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स। तो एक बार डिफरेंशिएट करके उसको जीरो पे पुट कर देना चाहिए और उसके बाद उसको सॉल्व करना चाहिए। और सॉल्व करने के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी x की, वो सारी वैल्यूज किसकी पोजीशन को बताएंगी, मैक्सिमा या फिर मिनिमा की पोजीशंस बताएंगी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी और ये बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट समझा कि कभी भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना हो तो आपको वहां पे हर जगह पे स्लोप जीरो मिलेगा। स्लोप जीरो का मतलब आपको dy बाई डी एक्स को क्या कर देना चाहिए, जीरो कर देना चाहिए। और जब आपकी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करोगे तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, जहां जहां मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों को ये डाउट आता है कि इसको पढ़ाते समय कि ये कैसे पॉइंट्स आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप चिंता नहीं करो, वो न्यूमेरिकल से समझ में आएगा आपको, है ना। अभी तो आप स्टेप्स याद रखो कि जब भी मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, फिर मैं उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए कि मैक्सिमा मिनिमा किस x की वैल्यूज पर है, तो मैं dy बाई डी एक्स रखूंगा और उसको इक्वेट टू जीरो कर दूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वेट टू जीरो कर दूंगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, वो कैसे आएगी वो अभी देखेंगे। एक इक्वेशन आएगी और उसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पोजीशंस मिल जाएंगी x1, x2, x3, मतलब जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे तो मैंने आपको ग्राफ बनाया, तो आपको पता है x1 पे मैक्सिमा है, x2 पे मिनिमा है, x3 पे मिनिमा है, x3 पे फिर से मैक्सिमा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको फंक्शन दिया होगा, ग्राफ थोड़ी ना बना के देगा आपको। हर बार ऐसा हो कि ग्राफ बना के दे दे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ग्राफ बना के नहीं देंगे, आपको सिर्फ एक फंक्शन लिख के देंगे और उनका मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट्स आपको निकालना होगा। अब मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया और आपको मैक्सिमा मिनिमा बताना था, तो आपने पॉइंट्स तो निकाल लिए, लेकिन अब आपके पास ग्राफ नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा है, दूसरा पॉइंट जो है वो मिनिमा है, x1 वाला मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये कैसे पता करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो वो चीज डिफाइन करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव चेक लगाते हैं, है ना। डबल डेरिवेटिव
डेरिवेटिव चेक, है ना। तो याद रखेंगे ये जो चेक हम लगाते हैं डबल डेरिवेटिव चेक, ये हम ये पता करने के लिए लगाते हैं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है कि कौन सा पॉइंट मिनिमा का है ना। तो इसको याद रखेंगे, दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई whether a given point, whether a given position या फिर point is a maxima और मिनिमा, है ना। अब मैं आपको चेक बताता हूं, ये चेक कैसे करते हैं। तो देखो, आपने एक बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल के रखी होती है, आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। मैंने आपको बताया ना, dy बाई डी एक्स को आप y डैश भी लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि दो बार डिफरेंशिएशन, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना। तो आप दो बार डिफरेंशिएशन कर लो, यानी कि एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ होता है, उसका एक और बार dy बाई डी एक्स आप डिफरेंशिएट करो, है ना। किसका बच्चों? y डैश का। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया था, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर इसको y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आप ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू आपको नोन हो जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा, जो भी फंक्शन आना होगा वो आपका फंक्शन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे हमें ये चेक करना है कि x1 मैक्सिमा है या मिनिमा है, x2 मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आएगा y डबल डैश करके, वो भी x का कुछ फंक्शन आएगा, तो आप उस डबल डिफरेंशिएशन में d2 बाई में dx स्क्वायर में अगर आप x की वैल्यू x1 रखते हैं, है ना, समझना बच्चों। अगर आप डबल डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हो और उसके बाद उस डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू x1 रखते हो, और x की वैल्यू x1 रखने पर अगर ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव, तो याद रखना, दिस विल इंडिकेट पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस विल इंडिकेट पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पॉइंट x1 जो है आपका वो मिनिमा है ना। x1 जो है आपका वो मिनिमा है। मैं इस ग्राफ के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आप ये ऐसे समझ लो कि अगर x की जगह x2 रखने पर, मतलब x की जगह x की वैल्यू को x2 पुट कर दो, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए, तो आप समझ जाना कि वो मिनिमम वाला पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है ना। वैसे ही दूसरा कंडीशन, ये आपका केस 1 था, ठीक। इसमें केस नंबर 2 डबल डेरिवेटिव चेक का, कि अगर इफ आपका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू x1 आपने पुट करी, और इस डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू x1 पुट करने के बाद नेगेटिव आ गई, अगर नेगेटिव आ गई, तो आप समझ जाएंगे ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा का। मतलब आप बोल सकते हो दिस विल इंडिकेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो याद रखिएगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी पॉइंट पर नेगेटिव आ रही है, तो वो आपका मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है, तो वो मिनिमा का पॉइंट है। पॉजिटिव आना मतलब मिनिमा, और नेगेटिव आना मतलब मैक्सिमा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है ना, कभी कभी जब मैं डबल डेरिवेटिव चेक बताता हूँ बच्चों को, तो उनको माइंड में एक कंफ्यूजन आता है, उनके मन में ये सवाल आता है कि भाई नेगेटिव डबल डिफरेंशिएशन आपने किया, तो नेगेटिव वैल्यू पे ही क्यों मैक्सिमा आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू पे ही क्यों मिनिमा आता है, ये क्या कारण है, इसका क्या लॉजिक है ना। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो वेरी गुड, और ना समझ में आए तो आप टेंशन मत लो, आपको तो ये रूल याद रखना है, और बाद में आपको मैथमेटिक्स में सिखाया ही जाएगा, है ना, तो उसकी चिंता नहीं करना। अभी देखो, मैंने आपको इससे पहले
जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाता था, जो लास्ट स्लाइड थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब अगर x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो आपका dy बाई dx पॉजिटिव होता है। और अगर y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है x के रेस्पेक्ट में, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो dy बाई dx नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, जैसे मैं मैक्सिमा का पॉइंट की बात करूं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, समझने के लिए इसको बड़ा करके बना लेते हैं, ये ऐसे ऐसे, यही है ना मैक्सिमम वाला पॉइंट। ये वाला जो हम्प है उसको हमने बड़ा, नाइबरहुड के मुकाबले ये वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमा पे अपने। अब आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो हो क्या रहा है, एक्चुअली में आप डबल डेरिवेटिव जब कर रहे हो तो कर क्या रहे हो, आप डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो बच्चों, डिफरेंशिएशन y का कर रहे हो कि dy बाई dx का कर रहे हो। डबल डिफरेंशिएशन में आप डिफरेंशिएशन y का कर रहे हैं कि dy बाई dx का कर रहे हैं, dy बाई dx। यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि dy बाई dx जो है, dy बाई dx की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। dy बाई dx की वैल्यू याद रखो, dy बाई dx की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे बोला था, अगर dy बाई dx कर रहे हैं, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अगर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी। और अगर ये y डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहाँ पे y नहीं है बच्चों, अब जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो डबल डेरिवेटिव में, तो आप dy बाई dx को देखो, dy बाई dx मतलब आपको स्लोप की वैल्यू देखना है, स्लोप नहीं देखना है, स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यूज। तो देखो यहाँ पर इस पूरे हम्प में अगर आप स्लोप के बारे में देखें, तो पहले स्लोप ऐसा था, फिर स्लोप ऐसा था, फिर स्लोप ऐसा था, फिर स्लोप ऐसा था। देखो इस पूरे रीजन में ये स्लोप का एंगल घटता जा रहा है। देखो फिसलना कम होता जा रहा है, स्टीपनेस कम हो रही है, तो स्लोप की वैल्यू घट रही है। स्लोप नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्लोप की वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो स्लोप की वैल्यू घटती जा रही, और फिर स्लोप की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब लगातार जो स्लोप है, स्लोप का मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx का स्लोप मतलब स्लोप की वैल्यूज, dy बाई dx की जो वैल्यूज हैं वो लगातार डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग है। फिर यहाँ पे देखो, जब आप इस टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आए, तो फिर से देखो ये स्लोप, यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप की वैल्यूज घट रही है बच्चों, क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव में। स्लोप तो बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप के लिए हम मैग्नीट्यूड देखते थे, याद करो आप, स्लोप जब मैंने सिखाया था तो स्लोप के लिए मैग्नीट्यूड देखते थे, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे स्लोप की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, dy बाई dx की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट नेगेटिव साइन है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो अगर ये बच्चों अगर -2 होगा, ऐसी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये -5 है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बड़ा है बट वैल्यू छोटी है, नेगेटिव वैल्यूज है ना। तो इस पूरे रास्ते में जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस भी कर गए, तब भी आपकी जो स्लोप की वैल्यूज है वो घट ही रही है। मतलब जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो डबल डिफरेंशिएशन में dy बाई dx, वो लगातार घट रहा है, जो मैक्सिमा वाले पॉइंट है उसके आसपास, उसके आजू बाजू में स्लोप लगातार डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव जो स्लोप है, मतलब नेगेटिव जो डबल डेरिवेटिव है, वो किसके लिए आ रहा है, मैक्सिमा के लिए कि मिनिमा के लिए। देखो मैक्सिमा के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपका dy बाई d2y बाई dx की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब आपका फंक्शन लगातार घट रहा है, और ये घटने वाला जो फंक्शन है dy बाई dx की वैल्यूज लगातार घटती हैं, ये तब होता है जब आपका मैक्सिमा का पॉइंट होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि d2 बाई dx की वैल्यू नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमा होता है। वैसे ही आप मिनिमा के लिए चेक करो, देखो मिनिमा का ये वाला ऐसा हम्प होता है नीचे की तरफ, देखो ये है ना मिनिमा वाला पॉइंट, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखें तो पहले स्लोप नेगेटिव वैल्यूज में ना बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल भले ही है, लेकिन वैल्यूज तो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये ज्यादा नेगेटिव थी, फिर ये कम नेगेटिव थी, स्लोप घट रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है, बट स्लोप की वैल्यू मतलब dy बाई dx की वैल्यूज वो 0 की तरफ आ रही है नेगेटिव से। मतलब ये तो वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है, dy बाई dx की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है।
फिर यहाँ पे भी देखो इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जब आपका मिनिमा वाला पॉइंट आ रहा है तो लगातार उसके आजू बाजू में जो dy बाई डी एक्स की वैल्यूज है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे भाई, dy बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब आपने डिफरेंशिएशन किया है y का नहीं, dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यूज देखो, तो जब वो मिनिमम वाला पॉइंट है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यूज लगातार बढ़ रही है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स का पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे लगातार घट रहा था इसलिए dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव आ रहा है मिनिमा वाले केस में, इसलिए मैंने आपको कहा जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे और वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा वाला पॉइंट होता है, और जब आपका डबल डिफरेंशिएशन कर कर आपकी वैल्यू नेगेटिव आए, है ना, डबल डिफरेंशिएशन की, इसका मतलब वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। वो कहाँ पे हो रहा है ऐसा, वो मैक्सिमम वाले पॉइंट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव पे मैक्सिमम मिलता है और पॉजिटिव पे मिनिमम मिलता है। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा कोशिश की है इस चीज को समझाने की। अगर आपको समझ में आता है तो वेरी गुड, और नहीं आता है तो आप इस बात को याद रखें कि d2 बाई डी एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा, इसका मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है, तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आपको फिर मिनिमा मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा क्लियर होगा, और बहुत अच्छे से अभी आपको समझ में और आ जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं वो भी हमने देख लिया है, डबल डेरिवेटिव चेक भी देख लिया है ना, और मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स कैसे समझा निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के इक्वेट कर दो, है ना। अब ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई, तो उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता थ्योरी में, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, उससे ज्यादा आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी कि ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये स्टेप्स कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। और उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे कि ये स्टेप्स तो लगाना सीखेंगे ही, और मैं आपको एक बात और बता दूं, फिजिक्स में जब मैक्सिमम जगह पर क्वेश्चंस आते हैं, 90 to 95% जगह पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्वेश्चन में लिख के बोलता है कि क्या करना चाहिए हमें, मतलब उसमें बताएगा कि वो मैक्सिमा निकालना है कि मिनिमा निकालना है। तो वहां पे आपको डबल डेरिवेटिव चेक लगाने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि मैक्सिमा निकालो, तो फिर आप सिंपली ये करो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है कि मिनिमम वाला पॉइंट है ना बच्चों। ऐसा 90 to 95% जगह पे होगा फिजिक्स में, जहां वो बोल के बताएगा आपको कि मैक्सिमा निकालना है या फिर मिनिमा निकालना है। हाँ, अगर कहीं पर नहीं बताया गया है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को, है ना। तो देखिए आपको मैं जो पहला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है, एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, है ना। अब ऐसा आपको दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि बताओ भाई y का मैक्सिमा मिनिमा कहाँ होगा, है ना, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, और आपसे ये भी बोला गया है कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज भी बतानी है ना। तो वो भी हम निकाल के एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें सीख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ी है थ्योरी में। अब देखो सबसे पहली बात तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, और मैंने अभी आपको बताया कैसा भी फंक्शन हो मैक्सिमा मिनिमा पर जो ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा पर आपकी स्लोप जो होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, डी बाई डी एक्स जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है या इंस्टेंटेनियस रेट है, डी बाई डी एक्स, उसको इक्वेट टू जीरो कर देना चाहिए। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार, डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, y का। तो y का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, y की वैल्यू क्या है पहले, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर, और माइनस 12 का हो जाएगा 24x, है ना, विच इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही तो निकालेंगे भाई। इसमें से आप देखो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 3x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी x की, एक 3x इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू 0 आ गई, और एक x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो एक x की वैल्यू 8 आ गई। देखो, तो वो हमारे ये पॉइंट्स आ गए। अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो कि हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जब हम dy बाई dx करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, और उसको इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आई, इसका मतलब ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां मैक्सिमा और मिनिमा है इस ग्राफ के लिए, इस इक्वेशन के लिए, इस फंक्शन के लिए, है ना। अब वो जो दो पॉइंट्स है 0 और 8, क्या ये दोनों पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं कि दोनों पॉइंट्स मिनिमा के हैं, कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम डबल डेरिवेटिव चेक लगाएंगे। ठीक, तो डबल डेरिवेटिव चेक कैसे लगाएंगे? देखो, फिर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो बच्चों ये इक्वेशन आई, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, मतलब dy बाई dx हमें करना है, किसके लिए, किसका डिफरेंशिएशन करना है? dy बाई dx का, dy बाई dx करना है आपको, dy बाई dx का। तो यहाँ से देखो, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, डबल डेरिवेटिव dx स्क्वायर मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? ये है, तो ये लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों कितना? 6x, और ये हो जाता है माइनस 24x का डिफरेंशिएशन 24 होगा, है ना। तो बीच में माइनस साइन तो है ही। तो हम क्या करेंगे कि अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का फंक्शन आ गया, डी एक्स स्क्वायर का। अब हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, तो मैंने क्या बोला कि आप पॉइंट्स रखो वहां पर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू आप 0 रख के देखो। हम सबसे पहले 0 को चेक कर रहे हैं, 0। तो जब आप 0 रखोगे, 0 बच्चों, तो यहाँ पे 0 रखो तो 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, और यह बचेगा माइनस 24। तो यहाँ पे 24 आ रहा है, माइनस 24। देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों? नेगेटिव, नेगेटिव। अगर आपका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर किसी पॉइंट पे नेगेटिव आया, तो मैंने आपको देखो पहले बताया हुआ है कि वो कौन सा पॉइंट है बच्चों? मैक्सिमा का, मतलब 0 पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है। 0 पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों? मैक्सिमा मिल रहा है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि अगर इसमें बोलूं कि 8 के बारे में बताओ, तो 8 के बारे में क्या बोलोगे आप? तो ये फर्स्ट चेक हो गया, ये हमने सेकंड पॉइंट को चेक कर रहे हैं। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू जो है वो 8 रखते हैं। तो 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 6 जा 48, है ना। 48 ही तो आएगा, 8 6 जा 48, और माइनस 24 तो है ही। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? प्लस 24, मतलब पॉजिटिव आ रही है। और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हमें पता है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू पर मिनिमा का पॉइंट है। यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आपको? 8 पर, x इक्वल्स टू 8 पर। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा बच्चों? x इक्वल्स टू 0 पे। मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लिया ना। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है कितनी, ये हमें निकालना। तो मैक्सिमम मिल रहा है 0 पर, तो आप अब y की वैल्यू में 0 पुट कर दो। y की वैल्यू में आप कितना पुट कर देंगे बच्चों? 0। तो जो y आपका मैक्सिमम है वो कितना मिल जाएगा बच्चों? देखो, तो वो आपको मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी बच्चों? 0, क्योंकि 0 पे ही तो मैक्सिमम मिल रहा है। तो 0 पुट करोगे तो ये 0 इंटू 0, तो ये तो 0 ही आएगा। वैसे y मिनिमम की वैल्यू अगर आपको निकालना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 8 पुट करो, 8। तो यहाँ पे जब आप 8 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 8 स्क्वायर। अब इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से। अगर आप क्या करते हैं, 8 का क्यूब करते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 512। 8 का क्यूब 512 होता है। और अगर आप यहाँ पर 8 स्क्वायर इंटू 12 करोगे तो ये 768 आएगा। और अगर आप माइनस करोगे 768 से 512 को, तो ये आएगा बच्चों 256। तो माइनस 256 है ना, क्योंकि माइनस है ना।
तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, देखो y की मिनिमम वैल्यू वो -256 है और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसमें आप ध्यान रखना कि कभी कभी आपको ऐसा सवाल पूछ ले अगर, है ना, मैं एक सेकंड क्वेश्चन भी इसमें देता हूं आपको। आपसे बोला जाए फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y in interval -1,1। अब देखो ये क्वेश्चन का क्या मतलब है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे जब x की डिग्री Q3 थी, ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है ना बच्चों, इसको डिग्री बोलते हैं ना, जब x की डिग्री 3 थी तो यहाँ पे देखो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आया। मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपके पास दो हम पाएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के, ऐसे देखो एक मैक्सिमा का हम पाएगा और एक मिनिमा का हम पाएगा, एक मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसे दो हम पाएंगे। और अगर ये क्वाड्रेटिक होता बच्चों, मतलब इसकी डिग्री 2 होती तो इसमें एक ही हम पाता, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, याद रखेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं ऐसा जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो ऐसा ही बनता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो एक ही हम पाता है, जब आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो दो हम पाता है, जब यहाँ पे x की पावर 4 होती तो 3 हम पाते। मतलब आपके पास 3 मैक्सिमा या मिनिमा होते, है ना बच्चों, मतलब कितने भी 2 मैक्सिमा या 1 मिनिमा, इस टाइप का होता है। तो आप याद रखना जहां पे जितनी भी पावर होती है ना x की जो डिग्री होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की जो वैल्यूज आती है वो अगर x की पावर n है तो वो n-1 आएंगे, मतलब n-1 हम पाएंगे नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर है। अब ध्यान से देखो तो इस वाले ग्राफ में क्या हुआ, 0 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर 8 पर देखो आप 8 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिली है ना। 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है इस ग्राफ में और इस फंक्शन में 8 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिली है। और लेकिन आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल। ये जो इंटरवल है ना बच्चों, जब ऐसा साइन लगाया जाता है तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड का क्या मतलब हुआ कि आपका जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब इक्वल भी आ जाता है, ये 1 और -1 भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये 1 और -1 भी इंक्लूड हो जाते हैं ना, तो ये बात याद रखना। फिर आपका अगर ऐसा इंटरवल होता, ऐसा, ये आपके क्लोज्ड इंटरवल कहलाते हैं। क्लोज्ड आपको मैथ्स में समझ पढ़ाया जाएगा इंटरवल। और ऐसा इंटरवल होता अगर -1, +1, तो ये आपका ओपन इंटरवल होता। तो इस ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें आपकी x की वैल्यू में -1 और 1 इंक्लूड नहीं होते। मतलब इसको ऐसा लिखा जाता है -x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। मतलब -1 और +1 जो बाउंड्रीज हैं वो इसमें ऐड नहीं हुई है, उससे बड़ा या उससे छोटा, तो वो ओपन इंटरवल कहलाता है। और क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं जिसमें -1 और 1 को भी इंक्लूड करना है। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इन द इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ, देखो आपका 0 पे तो वैल्यू 0 है और ये 0 जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। अब आप सोचो इधर -1 है और इधर 1 है, तो आपको बताना है -1 और 1 में इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सोचो ये 0 वाला पॉइंट तो मैक्सिमम है भाई, यानी कि -1 और +1 दोनों में ही वैल्यूज कैसी होनी है, 0 से तो कम ही होनी है, मतलब मिनिमम ही होनी है। तो इस पूरे इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या तो वो +1 पे होगी या तो वो -1 पे होगी, या दोनों पे हो सकती है, बराबर हो अगर सिमेट्रिक ग्राफ है तो हम चेक करेंगे। हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई मैक्सिमा 0 पर है तो मैक्सिमा के अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे मिनिमम वैल्यूज ही आना है, वो घट ही रहा है ग्राफ दोनों साइड। तो या तो +1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी या फिर -1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों को, पॉइंट्स को, कि किस पे मैक्सिमम है, किस पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू है। वही तो हमें बताना, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इस इंटरवल में बताना है। मिनिमम वैल्यू आप बोलो सर -256 है, वो तो 8 पर है बेटा। हमें किस इंटरवल में पूछा है, रीजन में पूछा है हमें मिनिमम वैल्यू, -1 से लेकर +1 में।
इसलिए रीजन की वैल्यू बतानी है, मिनिमम पूरी y की किसी भी रेंज में मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी है ना, इस बात को आप याद रखना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 1 से -1 से +1 के इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू या तो +1 पे हो सकती है या -1 पे होती है, तो हम दोनों को पुट करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू जब x -1 है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 लिखो बच्चों, तो -1 का जो क्यूब है वो -1 हो जाएगा, और -12 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -13 आ गया। वैसे ही हम चेक कर लेते हैं x की वैल्यू +1 पर, तो देखो +1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -12 इंटू 1 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11। तो देखो कहां पर मिनिमम वैल्यू आई, -1 पर, और मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, -1 से +1 के बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू -1 पे, और वो कितनी है, तो वो -13 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ y इन इंटरवल -1, 1 इज इक्वल्स टू -13। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी और समझ में आई होगी, है ना। इसको देख लो बच्चों और उतार लो, है ना, अच्छे से। बच्चों हमने अभी तक मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा, है ना। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ जो डिफरेंट चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आएंगे, और इनका मैक्सिमम मिनिमा का कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी हुई है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। आपने पढ़ा होगा बच्चों, दो मास m1 m2 r दूरी पे होते हैं तो उनपे जो फोर्स लगता है वो कितना फोर्स लगता है बच्चों, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना। ये आपको याद होगा। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा को। देखिए कैसे पूछा जा सकता है। आपसे बोला गया कि एक बॉडी है भाई, ऐसी एक कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है बच्चों, इस बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है ना, ऐसा बोला गया। इस बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है। अब इस बॉडी को ब्रेक किया गया, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस बॉडी breaks into two parts such that the force, या फिर आप ऐसा लिख लो, such that the gravitational force of attraction between the two parts of body is maximum at any separation. Find the masses of two parts of body. देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है, और इस तरीके से तोड़ा गया है ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टुकड़ों में किसी भी दूरी पर मैक्सिमम लगे, मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए। तो आपको बताना है जब उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगा होगा तो उन बॉडी को जो तोड़ा गया होगा उनके मासेस क्या होंगे, मतलब इसको टूटने पे, ऐसे तरीके से टूटने पर कि इन दो पार्ट्स के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे, उस समय उन दो पार्ट्स का मास क्या होगा, ये आपको बताना है। अब बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस बॉडी को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब मान लीजिए जो पहला पार्ट है बच्चों उसका मास स्मॉल m है, तो आपको पता है कि दूसरा जो पार्ट है उसका मास कैपिटल M है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कोई भी दूरी r, एट एनी सेपरेशन बोला है ना, तो हमने इन दोनों के बीच की दूरी r मान ली। अब जब हमने इसको सेपरेट कर लिया, r दूरी बना दिया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स है ना, वो कितना होगा बच्चों, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे
हमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, G m1m2/r²। तो यहाँ पर आपका Gm1, तो एक अगर आपका m है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, टोटल मास m था, अगर उसमें से m मास चला गया तो कितना बचा, m माइनस m। तो एक बॉडी का मास स्मॉल m है, तो दूसरी बॉडी का मास, दूसरे पार्ट का मास क्या हो जाएगा बच्चों, m माइनस m। तो m1 हम m मान लेते हैं, और m माइनस m जो है वो आपका सेकेंड बॉडी का मास हो गया ना। तो m1 इंटू m2 हो गया, अपॉन दोनों के बीच की दूरी हमने r² ले ली। अब आप ध्यान से देखो, तो इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कितना मिलेगा बच्चों, जी m इंटू कैपिटल M माइनस m², है ना। मतलब ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल m को ले गए, और अपॉन r²। अब हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मास। हमें इस तरीके से तोड़ना है ना, इन मासेस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए इन दोनों बॉडीज की, ताकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो, यानी कि फोर्स का मैक्सिमा चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू मास, है ना बच्चों। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमा मिनिमा के, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे मैक्सिमा किसका चाहिए और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तभी तो आप डिफरेंशिएशन को जीरो करोगे। तो यहाँ पे मुझे फोर्स का मैक्सिमम चाहिए और विथ रेस्पेक्ट टू मास चाहिए, क्योंकि मुझे बॉडी ऐसे तोड़ना है ताकि मासेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि फोर्स कैसा लगे बच्चों, मैक्सिमम। और डिस्टेंस आर तो हमने एट एनी सेपरेशन वो फिक्स कर दी हुई है, तो आर तो हमारा कांस्टेंट है। तो मास के हिसाब से बॉडी को ऐसे तोड़ना है कि मास के वेरिएशन से फोर्स का मैक्सिमम मिले। तो हमें मैक्सिमम निकालना है फोर्स की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मास। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मैक्सिमा निकालना फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू मास, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अब हम जानते हैं फोर्स मास का फंक्शन है। देखो आप यहाँ पे, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मास का फंक्शन है। तो अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो वहां पे स्लोप जो होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो, यानी कि dy/dx जीरो। लेकिन यहाँ पे y की जगह किसने ले ली बच्चों, f डिपेंड कर रहा है ना, ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और नीचे किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो df/dm मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम फोर्स आपका df/dm क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dm और f की वैल्यू कितनी है बच्चों, फोर्स की वैल्यू, तो ये है G/r²। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, मैं बाहर रख ले रहा हूँ, और अंदर बचेगा m इंटू m माइनस m², है ना। और दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू तभी तो मिलेगी जब आपका ये होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये G/r², तो जीरो की इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, तो कैपिटल M तो कांस्टेंट है, और स्मॉल m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल m, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा कैपिटल M माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ m² विथ रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा 2m मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, है ना। यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो है ही। तो यहाँ से देखो बच्चों, स्मॉल m की वैल्यू मिलेगी आपको, ये उधर ले जाओ, तो स्मॉल m की वैल्यू आपको मिल रही है कैपिटल M/2, यानी कि हमें इस m मास की बॉडी को इक्वल मास में तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मास भी m/2 होना चाहिए, इसका मास भी m/2 होना चाहिए। जब आप ऐसे तोड़ोगे तो जो आपको फोर्स मिलेगा किसी भी सेपरेशन पर, उस सेपरेशन पे आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, है ना। वहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, है ना। और अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालो, देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मैक्सिमम फोर्स के लिए बोल दिया है, तो अब आपको m की वैल्यू उसमें डालकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्योंकि वो बोल ही रहा है मैक्सिमम। और 95% सवाल फिजिक्स में ऐसी होगा, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमा निकालना है कि मिनिमा निकालना है ना। जिसमें नहीं बताया हो उसमें हम चेक लगाएंगे। और हालांकि अगर आप चेक करना चाहो तो m की वैल्यू यहाँ पे m/2 डालना, आपको ये जो वैल्यू मिलेगी, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी, है ना। तो आप वहां से चेक कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। तो आप देख लीजिएगा, उसको नेगेटिव आएगा, इसका मतलब आपका मैक्सिमम फोर्स है। अब ये m/2 है। अब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी है ये भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। पूछा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब आप उसको आधा आधा तोड़ोगे किसी भी r दूरी पर, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर m की जगह क्या रखना है आपको, स्मॉल m की जगह क्या रखना है, कैपिटल M/2, तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो G m/2, और यहाँ से m माइनस m/2 करोगे तो ये भी m/2 आ जाएगा।
और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप ये मैक्सिमम फोर्स मिल सकता है एक बॉडी को तोड़कर, इससे ज्यादा फोर्स आपको मिलेगा नहीं किसी भी सेपरेशन पर, है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि ये डिफरेंशिएशन कैसे कैसे यूज होता है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन में कैसे यूज होता है ना। जैसे हम और एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी बातें कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अभी 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ी हुई है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में कैसे यूज होता है मैक्सिमा मिनिमा, वो भी देख लेते हैं। तो मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो 2 ओम का है, और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया, वेरिएबल रजिस्टर मतलब ये कैपिटल आर की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फिक्स्ड वोल्टेज लगा दिया है, बैटरी लगा दी है जिसका पोटेंशियल आपका कितना है बच्चों, V, है ना, जिसका पोटेंशियल V मान लेते हैं हम। V है, V कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट पे फिक्स कर लो या 20 वोल्ट फिक्स कर लो। V एक कोई वोल्टेज है जो हमने दिया हुआ है, मान लीजिए 100 वोल्ट दे दिया, ठीक। उसके बाद इसमें जैसे ही आपने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी लगाएंगे वैसे इस डायरेक्शन में करंट बहेगी, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये सब आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो पहले, है ना, 10th में। अब जैसे ही आप इसमें करोगे बच्चों, तो रेजिस्टेंस में जैसी करंट फ्लो होगी तो आपकी हीट डेवलप होगी, है ना बच्चों, हीट डेवलप होगी। तो ये जो हीट डेसिपेशन होगा, जिसका आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है I स्क्वायर RT, है ना, या जो पावर डेसिपेशन होगा, है ना, पावर पड़ा होगा, जो हर सेकंड में इसमें हीट रिलीज होगी, जो पावर रिलीज होगी, तो वो आपको बताना है कि मैक्सिमम कब होगा। देखो ये आर की वैल्यू चेंज होगी तो हीट डेसिपेशन पर सेकंड मतलब पावर वो चेंज होगा, तो आर की एक ऐसी वैल्यू होगी, आर की एक ऐसी वैल्यू होगी कि उस वैल्यू पर, आर की अगर वो वैल्यू रखोगे तो उस वैल्यू पर इसमें जो पावर है, पावर रेडिएटेड है या पावर डेसिपेटेड है, वो मैक्सिमम होगा। तो आपको यही बताना है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फॉर what value of r, for what value of r, capital R, for what value of r the heat produced पर सेकंड, है ना, पावर की बात चल रही है, पर सेकंड, है ना, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड पावर ही होता है, पर सेकंड बिकम्स मैक्सिमम। तो आर की किस वैल्यू पर पावर जो है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगा, पावर जो है वो सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब हमें मैक्सिमा निकालना है। तो फिर से कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए, और मैक्सिमा पर आपको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, स्लोप जीरो होता है। अब हम पहले फॉर्मूला बना ले, हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड। तो ये हीट प्रोड्यूस जो होता है ये पावर डेसिपेटेड है ना, पावर डेसिपेटेड, है ना। तो हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर और आर में रिलेशन आना पड़ेगा ना, आर के रिस्पेक्ट में हमें पावर मैक्सिमम चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं भाई, पावर और आर में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई आपकी करंट क्या है, क्योंकि पावर जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, है ना, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। अब यहाँ पे करंट चाहिए, ये करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस सर्किट का। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + R है, दोनों सीरीज में ना, एक ही करंट जा रही है, जब सेम करंट जाती है तो सीरीज में होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो 2 और ये कोई भी वैल्यू R है उसको अभी हम R ही मान लेते हैं, वो तो हमें निकालना है। तो 2 + R, है ना, तो ये हो जाएगा V/2 + R, V/2 + R, ठीक। तो ये आपका हो गया करंट। अब ये करंट की वैल्यू ऊपर पुट कर दो आपको तो पावर मिल जाएगा। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसको कर दो तो इसका स्क्वायर, तो V² R अपॉन नीचे 2 + R का, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं R + 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपको मिल गया, काम बन गया। अब हमें पता है कि हमें मैक्सिमम पावर चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर चाहिए किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, हम किसको चेंज कर रहे हैं, कैपिटल आर को। तो मैक्सिमम पावर विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर। तो आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, तो मैक्स पावर का मैक्सिमम चाहिए, इसलिए
पावर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए बच्चों, आर के रेस्पेक्ट में, तो डी आर, तो डीपी अपॉन डी आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम पावर, है ना, फॉर मैक्सिमम पावर। हमें चेक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मैक्सिमम पावर के लिए ही निकालने को बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम पे ही आएगा, है ना। तो मैक्सिमम पावर के लिए हम डीपी अपॉन डी आर क्या कर सकते हैं बच्चों, 0। अच्छा अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो इसमें तो आपका कौन सा रूल लगेगा बच्चों, डिवीजन रूल लगेगा। जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, मैं इसमें डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखो ऊपर भी आर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है, तो आप डिवीजन रूल लगा लो, है ना, और चाहो तो आप प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन चलो हम डिवीजन लगा लेते हैं। तो नीचे आपको पता है आर प्लस 2 का 2 की पावर 4 हो जाती है ना, ये हमने सीखा हुआ है। जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर होता है, तो इसका ऑलरेडी स्क्वायर था, और स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसा का वैसा, मतलब आर प्लस 2 का होल स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा, और डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। तो देखो बच्चों न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी स्क्वायर आर, वी तो कांस्टेंट है, वी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 10 वोल्ट 100 वोल्ट या जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर तो 1, तो ये बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर बाहर, और आर का डिफरेंशिएशन 1, तो वी स्क्वायर इंटू 1 वी स्क्वायर बचा। फिर बीच में कौन सा साइन आता है बच्चों डिवीजन रूल में, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आपको डिफरेंशिएशन में सिखा चुका हूँ, अब आपको जल्दी डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। फिर बीच में माइनस साइन लगेगा, फिर न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसा, मतलब वी स्क्वायर आर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करना, तो चेन रूल लगा लो, आर प्लस 2 को आप आर मान लो, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 2r, 2r होता है ना, लेकिन यहाँ पे आर की जगह क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2r होता है, आर स्क्वायर का 2r होता है, लेकिन आर की जगह आर प्लस 2 है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू आर प्लस 2 जो आर की जगह है। अब जो आर की जगह है उसका इंटू में डिफरेंशिएशन, तो r का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 प्लस 0 1 बचेगा, तो इंटू 1, और ये इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन को ही तो सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको मैक्सिमम पावर के लिए r की वैल्यू मिल जाएगी कि r की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ से देखो ये r/2 और ये r+2, यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, तो r+2 को तो आप कॉमन ले लो सबसे पहली बात तो, है ना, सॉल्व करने के लिए। अब अंदर कितना बचा वो देखो, तो अंदर बचता है बच्चों, यहाँ पे बचेगा आपका v, अब इसको v इंटू, मैं पूरा लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, r+2, है ना, यहाँ से एक r+2 बाहर आ गया कॉमन, तो एक ही r+2 बचा, फिर ये माइनस ये r+2 तो चला गया, तो ये 2r, तो ये 2r इंटू वी स्क्वायर और r और 2 बचा था ना, तो 2r वी स्क्वायर, r+2 बाहर चला गया है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों आप, r+2 का पावर 4, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, क्यूब बचेगा इक्वल्स टू 0। देखो अभी यहाँ से वी स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, हम देख पा रहे हैं, और ये जो r+2 का क्यूब बचा है ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा बच्चों, r+2 माइनस, यहाँ से वी स्क्वायर बाहर, तो -2r, तो इज इक्वल्स टू 0, वी स्क्वायर भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, r-2r, तो ये हो जाएगा 2 - r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 ओम। देखो r की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, आपके सामने लिखा हुआ है सब, है ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो जब ये जो कैपिटल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होगा तभी इसमें मैक्सिमम पावर होगी, अगर 2 ओम से कम होगा तो भी मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी, और 2 ओम से ज्यादा होगा तो भी मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी। हालांकि ये पूरा जो चीज है, ये सॉल्व जो हम कर रहे हैं, ये एक प्रकार का थ्योरम है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ऐसे ही प्रूफ करेंगे उसको बाद में। तो जब आपको 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी
तब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के नाम से ये पढ़ाया जाएगा, है ना। आई होप आपको बात क्लियर है कि पावर कब मैक्सिमम होगी, जब कैपिटल आर की वैल्यू 2 ओम होगी। देखिए बच्चों, हम मैक्सिमम पे और सवाल कर लेते हैं, एक दो सवाल, ताकि और अच्छे से हमें समझ में आए कि मैक्सिमम कैसे लग जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया कि भाई हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ऐसे स्क्वायर शेप का, है ना। एक कार्डबोर्ड है जो स्क्वायर शेप का है ना, और इसकी दोनों साइड, मतलब एक ही साइड है, चारों साइड बराबर होंगी, तो इसकी जो एक साइड है स्क्वायर की वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो एक स्क्वायर है, कार्डबोर्ड है जो स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर शेप में उसके जो डायमेंशंस हैं वो 12 सेंटीमीटर है, उसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो चारों साइड कैसी होगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला कि हमने क्या किया बच्चों कि एक छोटा सा स्क्वायर ऐसे ये चारों कॉर्नर से कट कर दिया, चारों कॉर्नर से कट कर दिया, ऐसे एक छोटा सा स्क्वायर हमने चारों कॉर्नर से कट कर लिया। मतलब ये जो बड़ा स्क्वायर है इसके चारों कॉर्नर से ये जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूँ ये आप काट रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ये काट कर आपने बाहर निकाल दिया जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं चार। और ये बोला गया कि ये जो चार छोटे छोटे स्क्वायर हैं इन सभी की डायमेंशंस x क्रॉस x है, मतलब इसकी साइड x है कुल मिला के, ये बोला गया है इसकी डायमेंशन x क्रॉस x है। बड़े स्क्वायर की डायमेंशन 12 क्रॉस 12 थी, और छोटे छोटे स्क्वायर जो चारों साइड से काटे गए हैं उनकी डायमेंशन x क्रॉस x है, ठीक। तो ये काट कर निकाल लिया, ये शेडेड रीजन बाहर निकाल दिया, काट कर इसको अलग कर दिया है ना बच्चों, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद बोला गया कि इस बॉक्स को फोल्ड कर कर एक ओपन बॉक्स का शेप दे दिया गया। मतलब ये वाला जो हिस्सा बचा है कटने के बाद इतना बचा हुआ, इसको ऐसे ऊपर फोल्ड किया, इसको इधर फोल्ड किया, इसको इधर फोल्ड किया, इधर करो तो आपको देखो एक ओपन बॉक्स मिल जाएगा। देखो मैं कैसे यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा ओपन बॉक्स। जब आप इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करोगे ना बच्चों इस तरीके से, तो ये आपको इस तरीके से एक ओपन बॉक्स मिल जाएगा ऐसे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे, इस तरीके से एक ओपन बॉक्स मिल जाएगा ऐसे। आप इसको काट के निकाल दो, चारों कॉर्नर से निकाल दो, इसको ऊपर फोल्ड करो, इसको इधर फोल्ड करो, इसको ऐसे फोल्ड करो, इसको ऐसे फोल्ड करो यहाँ से, तो ये आपको इस तरीके से ओपन बॉक्स मिल जाएगा, है ना। अब इस ओपन बॉक्स का कुछ वॉल्यूम होगा, इसमें कुछ वॉल्यूम है ना, तो आपको सवाल ये पूछा गया है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमें इस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम मिल सके। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख भी देता हूं यहाँ पर। वो ये बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये कैसे फोल्ड हो, कितने x से फोल्ड हो ताकि इसका जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो मैक्सिमम बन सके, मैक्सिमम बनाया जा सके, है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपसे पूछा गया फाइंड the value of x, find the value of x so that the volume of box, so that the volume of box is maximum, बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। अब चलिए देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम करते हैं जल्दी से, है ना। अब आप पहले तो इस बॉक्स के डायमेंशंस देखो, देखो यहां से x कट गया और यहां से x कट गया, तो अब ये जो वाली साइड है इस साइड की लेंथ कितनी बची बच्चों, ये बची 12 - 2x, है ना। ये आप बहुत आसानी से बता सकते हो, यानी हर साइड जो है वो 12 - 2x है। मतलब इस क्यूब की ये जो नीचे का लेंथ है या विड्थ बोल लो आप, जो बोलना है, वो 12 - 2x, ये वाली विड्थ भी कितनी है बच्चों 12 - 2x, है ना। आप देखो ये भी 12 - 2x यहाँ से फोल्ड करने के बाद बचेगा, और ये भी यहाँ से फोल्ड करने के बाद 12 - 2x ही बचेगा। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ये बताओ। तो ये तो आपने x काटा ना, जब ऊपर जाएगा तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, x हाइट तक, तो इसकी हाइट x हो गई, है ना। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो भाई, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिख सकते हो क्योंकि आपको तीनों डायमेंशंस पता चल गए। तो क्यूब है ना, क्यूब के तीनों डायमेंशन पता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो हम यहाँ पे जल्दी से वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना बच्चों।
तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वो कितना हो जाएगा बच्चों, उसको v मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, मतलब ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x। तो 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू x, जो आपकी हाइट है वो हो गई, है ना बच्चों। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए था, जब ये फॉर्मूला मिला हमें तो वॉल्यूम का मैक्सिमम चाहिए, और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए ना, कि वॉल्यूम मैक्सिमम मिले, मतलब वॉल्यूम का मैक्सिमम चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम dv by dx मस्ट बी इक्वल टू 0। x के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो dv by dx को 0 के पुट कर दो। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है भाई, और v का फंक्शन हमें पता है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे हम। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर दो dy by dx ऑफ v क्या है बच्चों, देखो 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई इसमें आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, या x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इस पूरे को आप सेकंड फंक्शन मान लो और सॉल्व कर लो। देखो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बचेगा, सिर्फ 12 माइनस 2x की पावर होल स्क्वायर, है ना। और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, 1, फिर बीच में प्लस साइन आता है। अब x जैसा है वैसा का वैसा, और इस 12 माइनस 2x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 12 माइनस 2x के होल स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं, तो चेन रूल लगा लो। अगर ये पूरा x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 2x। तो 2x, लेकिन x ये क्या है बच्चों, यहाँ पे 12 माइनस 2x, है ना, ये मल्टीप्लाइड में 12 माइनस 2x। अब जो x की जगह है 12 माइनस 2x, उसका इनटू में डिफरेंशिएशन, तो 12 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2, तो मल्टीप्लाइड बाई -2, और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएशन को हमने 0 के पुट कर दिया। अब यहां से आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ भी 12 माइनस 2x है, यहाँ भी 12 माइनस 2x है, तो 12 माइनस 2x तो एक जगह से कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, अंदर 12 माइनस 2x, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, और 12 माइनस 2 बाहर चला गया था, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4x, है ना। ब्रैकेट क्लोज 0। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना आपका काम है, बहुत आसानी से कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ ना। अब 12 माइनस 2x उधर जाएगा तो 0, ये वाला पूरा टर्म जो कॉमन आया उधर चला गया तो 0, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 12 माइनस 2x और माइनस 4x। तो आप देख पा रहे हो ये 12 माइनस 2x माइनस 4x, तो 2x माइनस 4x क्या बचेगा बच्चों, माइनस 6x मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बच्चों देखिए यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू 2 ही निकाली है, क्यों निकाली है, यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 6, लेकिन वो मिनिमा देगा, वॉल्यूम का मिनिमा, है ना। आपको हमें क्या चाहिए बच्चों, मैक्सिमा चाहिए ना। और आप चाहो तो फिर चेक कर लो, सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर लेना, तो 2 की वैल्यू पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, है ना। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो सारा काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 2 पर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम इस बॉक्स का तब होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। तो इस तरीके से हम चाहें तो किस x की वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगी वो निकाल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2 वी गेट मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर बॉक्स। आप चाहो चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई 2 पे ही मैक्सिमम मिलेगा, जबकि दूसरी वैल्यू 6 पर मैक्सिमा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप करके देखना, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मिनिमम में,
इसको भी हम मैक्सिमम मिनिमम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे ट्राइंगल लिखना भूल गया मैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसमें इस तरीके से आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाना है, अंदर इंस्क्राइब करना है, ताकि उस आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैक्सिमम मिल सके, है ना। यानी कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं और मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो उसे उन्होंने कहा भाई कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस बच्चों कितनी है वो बता दी गई है 6 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें आपको इस तरीके से ट्राइंगल को इंस्क्राइब करना है, उसके अंदर लेना है आइसोस्केलस ट्राइंगल, है ना, मतलब दो साइड बराबर होगी और तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, और इसका सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना, तो ये सेंटर है। और इसका एरिया क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। अगर सेंटर यहाँ पे है तो ये सेंटर की पेरीफ्री तक ये रेडियस होता है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर, है ना। अब इसकी जो बेस वाली साइड है, बेस वाली साइड, इसको अपन क्या कर लेते हैं कि 2l मान लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 2l मान लेते हैं। तो इसका हाफ जो होगा वो l हो जाएगा, है ना बच्चों, हाफ जो बेस होगा वो l हो जाएगा। और ये सेंटर से ये दूरी 6 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी है ये नहीं पता, तो ये हम x मान लेते हैं, है ना। तो l और x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण आपका जो ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है आइसोस्केलस, इसकी मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, है ना। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया को हम a मान लेते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस बच्चों 2l है आइसोस्केलस का जो हमने माना हुआ है ना, और हाइट देखो बच्चों 6 प्लस एक्स या x प्लस 6 हम लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6। तो चलो ये हमने लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया बच्चों कितना, l इंटू एक्स प्लस 6, है ना। अब समस्या ये है कि एरिया मैक्सिमम चाहिए, लेकिन यहाँ पर l और x दोनों वेरिएबल है भाई। जैसे जैसे इस ट्राइंगल की डायमेंशंस आप चेंज करोगे तो x और l भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपका एरिया भी चेंज होगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें मैक्सिमा के लिए, ये समस्या हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा करें कि इसको एक ही वेरिएबल में ले आए, है ना, इसको हम क्या करें बच्चों, एक ही वेरिएबल में ले आए, या तो पूरा एरिया का जो टर्म है वो x के फॉर्म में ले आए या पूरा एरिया का टर्म l के फॉर्म में ले आए, तो हमारा काम बन जाए। फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके रेस्पेक्ट में और मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे को x के टर्म्स में ले आते हैं। कैसे, देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें आप पाइथागोरस लगा लो, तो आपको l की वैल्यू x के टर्म्स में मिल जाएगी। देखो यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। देखो इस ट्राइंगल में लगा लो, आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाओगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको l की वैल्यू मिल जाएगी रूट ओवर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये l की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड, तो वो हो जाएगा कितना बच्चों, रूट ओवर l की वैल्यू 36 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6, है ना। अब देखो, अब एरिया x के टर्म्स में ही है, अब एरिया का मैक्सिमम चाहिए, x के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, जो x की वैल्यू आएगी उसके लिए हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। तो dA बाई dx को क्या कर देना चाहिए बच्चों, 0 कर देना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एरिया dA बाई dx मस्ट बी इक्वल्स टू 0, है ना। अब मैक्सिमा की कंडीशन हमने लगा दी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करना चालू करो। तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेकंड फंक्शन जैसा का है वैसा ही रहेगा, मतलब x प्लस 6 तो जैसा है वैसा का वैसा, फिर मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो अगर ये रूट x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता बच्चों, 1/2 रूट x। रूट x का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 1/2 रूट x, तो 2 रूट x, लेकिन x की जगह क्या है बच्चों 36 माइनस
एक्स स्क्वायर। अब जो x की जगह है उसका इनटू में डिफरेंशिएशन, तो 36 का डिफरेंशिएशन 0 और -2x का डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, तो मल्टीप्लाइड बाई -2x, है ना। तो देखो ये डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट फंक्शन का। उसके बाद हमें फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है बीच में प्लस साइन लगाकर, तो आपका √36 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 1 है वो तो दिस इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसके हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एलसीएम लो तो ये रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम एलसीएम अगर पूरा लें तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, x प्लस 6, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे x है और ये विथ नेगेटिव साइन है ना, और फिर प्लस ये एलसीएम लोगे आप पूरा √36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना बच्चों, और दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, इसको ही मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो उधर ले जाओगे तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6x वाले को उधर ले जाओगे तो प्लस 6x हो जाएगा, और 36 वाले को उधर ले जाओगे तो माइनस 36 हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक में दो आती हैं, तो आप फैक्टराइजेशन कर लो बीच में भाई, जब आप सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन करके या फिर जो भी फॉर्मूला लगाकर, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, x प्लस 6 का एक टर्म मिलेगा और x माइनस 3 का टर्म मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई बच्चों, एक आई -6 कॉमा एक आई +3। अब आपको ये देखना है कि एरिया किसके लिए मैक्सिमम है, -6 के लिए कि +3 के लिए। तो बच्चों -6 के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि -6 का मतलब क्या है कि ऊपर चला गया x, ऊपर चला गया तो ट्राइंगल छोटा होता जाएगा, तो एरिया कम होता जाएगा, तो ऊपर जाने का मतलब है नहीं, मतलब ये नेगेटिव वाली वैल्यू हमें मैक्सिमम एरिया देगा नहीं। ये आपको कई बार फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन आएगी, तो मैक्सिमम के लिए अगर दो वैल्यू आ रही हो तो हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें किस वैल्यू को लेनी पड़ेगी मैक्सिमम एरिया के लिए, 3 के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 3 वी गेट मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब ये जो मैक्सिमम एरिया आपको मिला है, मतलब x इक्वल्स टू किस पे मिलेगा मैक्सिमम एरिया, x इक्वल्स टू 3 पर। तो अगर आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है, जो कि निकालने को बोला है फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो आप क्या करो x की वैल्यू 3 डाल दो, तो a मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो इस एरिया के फॉर्मूले में आप x की वैल्यू 3 डाल दो, तो ये हो जाएगा √36 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैक्सिमम एरिया आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल पे मिल जाएगा, देखो कितना, यहाँ पे 36 माइनस 9 करोगे, 3 प्लस 6 तो 9 हो जाएगा, और 36 माइनस 9 ये √27 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आप चाहो तो 9 को फिर से बाहर ले सकते हो, तो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, मतलब 9 को बाहर लोगे रूट के बाहर तो 3 आएगा, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 27। So this becomes 27√3 centimeter square. So this is the value of maximum area inscribed in a circle of radius 6 centimeter, है ना। तो आई होप आपको बहुत क्लियर होंगे अब कि हमें मैक्सिमम मिनिमा कैसे लगाना चाहिए, कैसे उपयोग होता है और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ना। तो मैंने आपको काफी सारे सवाल करा दिए, और ये जो लेक्चर था ये हमारा लास्ट लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, मतलब यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन खत्म होता है। मैंने सारे एप्लीकेशंस आपको करा दिए हैं जो पॉसिबल हैं, और पूरे कंसेप्ट सिखा दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन।